तो लास्ट क्लास जो हम लोगों ने की थी उसमें आपके गैसियस स्टेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के साथ डील किए हैं। तो बस वही वाली कहानी अपनी आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि और कौन से न्यूमेरिकल्स हम इस पर्टिकुलर चैप्टर से बना सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मान लेते हैं तुम लोगों के सामने एक सवाल आया है कि आपके पास 40 ग्राम की एक आइडियल गैस है। अगर तुम्हें वहाँ पे ये वर्ड दिख गया आइडियल गैस तो समझ जाना PV इक्वल्स टू nRT वाला केस है। वैसे अगर आइडियल गैस जैसा वर्ड वहाँ नहीं भी लिखा रहता तो भी आपको उसको आइडियल गैस इक्वेशन के साथ ही सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा अब वहाँ पे बोला क्या है कि 40 ग्राम की वो आइडियल गैस है, उसको आपने एक 1 लीटर के कंटेनर में रखा है और उस वक्त उस कंटेनर के अंदर में जो प्रेशर है वो कितना है आप लोगों का 1 atm है। आप उस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करते हो बाय 30 डिग्री सेल्सियस। इस वर्ड पे फोकस करोगे है ना कि आपने कितने से इंक्रीज किया बाय 30 डिग्री सेल्सियस। वो ये नहीं कह रहा है कि अब टेम्परेचर उसका 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, वो ये कह रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर जो भी होगा अब उसके रिस्पेक्ट में 30 डिग्री इंक्रीज हो गया है। यानी कि अगर मान लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था तो अभी टेम्परेचर कितना हो गया होगा आप लोगों का 130 डिग्री सेल्सियस। ये इस तरीके की बातचीत है और ढूंढने को बोल रहा है गैस का मोलर मास यदि टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से प्रेशर भी 8% के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो गया है। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन को रीड करके हम लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फॉर्मूला बताओ क्या बनता है, P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन में T2। ये फॉर्मूला बन जाता है आप लोगों के पास, बिल्कुल बन जाता है। अब बात ये है कि इस पूरे फॉर्मूले से हम क्या चीज़ें गेन कर सकते हैं, हमें मिल क्या सकता है। तो आप पहले एक एक करके वैल्यूज पुट करने के बारे में सोचिए फिर देखते हैं। इनिशियल प्रेशर आपको दिया हुआ है 1 atm और अब बोला जा रहा है कि प्रेशर 8% से इंक्रीज हुआ है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि P1 की वैल्यू अगर आपके पास 1 atm है तो आपके पास जो P2 है वो उसका 8% बोलो क्या है, ज़्यादा है, बराबर। यानी कि मैं जो P2 वाली वैल्यू है क्या मैं P2 को 1.08 atm ये लिख सकती हूँ, बिल्कुल। हमें नहीं पता कि इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना है। मान लेते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर T1 आप लोगों के पास x है और अब मान लेते हैं T2 आप लोगों के पास कितना होगा x प्लस 30 होगा। यही दोनों इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पता है और क्या पता है, और तो कुछ भी नहीं पता है। तो अगर मैं इस पूरी कहानी में ये सारी जानकारी ऊपर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट कर दूँ तो मेरे पास देखो क्या चीज़ आएंगी, 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1.08 अपॉन में x प्लस कितना 30। यानी कि कितना हो जाएगा आप लोगों के पास सॉल्व करने के बाद 0.8x इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक मिनट देख लें दो यार, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दी, नहीं, हाँ देखो दिख गई, ये हो गई है कैलकुलेशन एरर। यहाँ पे ये होगा ना 0.08 टाइम्स ऑफ x, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा 3, ये ऊपर में 2 0 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 3 24, ये वाली चीज़ हो गई। और उसके बाद 6 बच गया तो 8 6 कर लेते हैं तो 48 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से डिवीजन परफॉर्म किया, दैट वुड बी 375 केल्विन की 375 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। अब मान लेते हैं इतना सा ही सवाल आपको पेपर में पूछ लिया जाता और आपको बोल दिया जाता कि ऑप्शंस में कि केल्विन में है इसका आंसर आएगा कि डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हम में से मैक्सिमम लोगों की जो मिस्टेक होती है वो ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि आपको क्वेश्चन में 30 डिग्री सेल्सियस दिया है
तो इसका मतलब आंसर ये जो आया है 375, ये भी डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर तुमने चार्ल्स लॉ और गे-लुसाक्स लॉ अगर पढ़े हो तो तुम्हें इस बात का तो अच्छी तरीके से अंदाज़ा होगा कि प्रेशर टेम्परेचर पे डायरेक्टली या फिर मैं कह सकूँ लीनियरली तभी डिपेंड करता है जब आप लोगों का टेम्परेचर क्या हो, केल्विन में हो। और दूसरी बात, अनलेस और अनटिल पूरा इंफॉर्मेशन आपको डिग्री सेल्सियस में ना दी हो, आप ये मान के चलेंगे कि टेम्परेचर वहाँ पे क्या लिया गया है, केल्विन लिया गया है, क्योंकि केल्विन उस चीज़ की क्या है, ऐसा ही यूनिट है। ठीक है, तो ये जो आंसर आया है ये आपके पास 375 केल्विन आया है। अच्छा, अब एक इंसान का डाउट आएगा कि यहाँ पे तो देखिए आपने डिग्री सेल्सियस कहा था, फिर आप केल्विन में कैसे लिख सकते हो आंसर। तो देखो, इसको अपन बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन से मैं आगे तुम्हें समझा कर दूंगी कि क्यों मैं ऐसा लिख सकती हूँ, बट पहले इस सवाल को हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है ना, बट मुझे तो इनिशियल टेम्परेचर पूछा ही नहीं है, मुझे तो उस गैस का मोलर मास पूछा है। तो क्या दिक्कत है, हम लोगों को उस गैस का इनिशियल प्रेशर पता है, वॉल्यूम तो ऑब्वियस है कि कांस्टेंट है, मुझे इनिशियल टेम्परेचर पता है, तो मैं क्या ये नहीं लगा सकती P1 इंटू वी इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ RT1। इनिशियल प्रेशर जो मुझको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1, वॉल्यूम भी कितना दिया हुआ है 1 लीटर, n मोल्स मुझे ढूंढने हैं। अब मोल्स क्या होता है, मास बाय मोलर मास, तो मास इस क्वेश्चन में दिया है 40 ग्राम, मोलर मास तुम लोगों को ढूंढना है। R की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए, समझदारी इसमें है कि 1/12 पुट कर लो, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पे आ गया आप लोगों का 375। ठीक है, बस अब सारी सिंपल सी कैलकुलेशन है, कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 10 ज़ा, सो बेसिकली ये हो जाना है 3750 डिवाइड बाई 3, सो 1250। ठीक है, चेक कर लेना कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गई है। लेट मी चेक, ना सब कुछ ठीक दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास मोलर मास की वैल्यू, अगर मान लेते कोई कैलकुलेशन एरर हो गई हो तो उसको ठीक कर लोगे, ये मोलर मास होगा। सोचने में लगता है कि अरे बाप रे इतना बड़ा मोलर मास किसका होगा, बट अब जो है सो है। ठीक है, ये आंसर आप लोगों के पास निकल कर आ गया। अभी ऊपर मुझे एक बार देख लें दो, ऊपर भी मैंने कहीं कोई एरर तो नहीं कर दी। सो x प्लस 30 इक्वल्स टू 1.08x, तो 30 इक्वल टू 1.08x माइनस x, तो ये 0.08x। ठीक है, करेक्ट है। और ये तो 30 था ना, तो 30 डिवाइड बाय 0.08x, ठीक है, बराबर है 0.08, 375। ठीक है, परफेक्ट है। अब देखो यहाँ पर चीज़ें तुमसे कैसी हैं, मान कर चलते हैं हम लोग कि आपके पास एक इनिशियल टेम्परेचर है T1, ये टेम्परेचर आपको 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब बाद में आपने क्या कहा, मैं इस टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करती हूँ, तो बोलो T2 क्या हो जाएगा, आप कहोगे T2 विल बी 35 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, बराबर। अगर मैं पूछूंगी T2 माइनस T1 के बीच का ये डिफरेंस कितना है, तो तुम बोलोगे डिफरेंस इज 5 डिग्री सेल्सियस। मान लो ये T1 आप लोगों का डिग्री सेल्सियस में ना होकर ये वाला जो डिफरेंस होता, ये आप लोगों का किस में होता, ये वाला आप लोगों का होता केल्विन में, तो ये आ जाता 303 बराबर। और यहाँ से फिर T2 अगर 35 डिग्री सेल्सियस ना होकर ये T2 अगर आपका केल्विन में होता तो आंसर कितना आ जाता 308 केल्विन। अब अगर मैं तुमसे पूछती हूँ कि बताओ अब डिफरेंस कितना है, तो तुम नहीं कहोगे कि अभी भी तो डिफरेंस देखो 5 ही है। तो बेसिकली अगर आपको दो टेम्परेचर्स के बीच का डिफरेंस दिया जा रहा है तो वो डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में दिया जाए कि केल्विन में दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस हमेशा क्या निकल के आएगा आपका, सेम ही आएगा। तो वहाँ पे भले ही मुझको वो डिफरेंस कितना दिया हुआ था 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, बट उसको मैं अज्यूम कर सकती हूँ, ठीक है, कि वो डिफरेंस आप लोगों का केल्विन में भी कितना है 30 केल्विन ही है। सो देयरफॉर ये आंसर मेरा केल्विन में आया है। ठीक है, ओके, आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मूव करते हैं। तो याद रखो इस क्वेश्चन का जो पहला सब पार्ट था कि आपको वो जो टेम्परेचर है ना T1 उसकी यूनिट्स में आपको कंफ्यूज किया जा सकता था कि डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा कि केल्विन में। मतलब आपको कैसा 4 ऑप्शंस क्रिएट किए जाते, 2 ऑप्शंस आपके अलग वैल्यूज के होते और 2 ऑप्शंस आपकी वैल्यू से मैच करने वाले होते। फर्क बस इतना होता, एक में डिग्री सेल्सियस होता, एक में केल्विन होता।
तो ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट होता। दूसरा, मूर्ख लोगों के लिए, समझदारों के लिए नहीं, वहाँ जो वर्ड लिखा है बाय 30 डिग्री सेल्सियस, लोग उसको कंफ्यूज करके ये मान के बैठ जाते हैं कि अब जो फाइनल टेम्परेचर है वो भैया 30 डिग्री सेल्सियस है। तो फाइनल टेम्परेचर यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस नहीं है, पहले के टेम्परेचर जितना था उसके रिस्पेक्ट में आप लोगों का क्या है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज हो गया है। बराबर, ठीक। ये इस तरीके की चीज़ें तुम लोगों को पूछी जा सकती हैं। अच्छा, आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और बच्चा चाप सा सवाल लाते हैं, मोल कंसेप्ट से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन में बोला गया है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एयर इन लीटर। ठीक है, एयर का वॉल्यूम हमको निकालना है लीटर्स में। किस काम के लिए? रिक्वायर्ड एट 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतने डिग्री सेल्सियस पे आपको कितनी एयर लगेगी और आपको प्रेशर इतना दिया हुआ है 790 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg भी प्रेशर की क्या होती है, यूनिट होती है। जैसे ATM होता है ना, वैसी प्रेशर की ये भी एक क्या है, आपकी यूनिट है। अच्छा, क्या करना है आपको? हवा का आपको बेसिकली इथेनॉल लेना है और इथेनॉल को बर्न करना है। ठीक है। अच्छा, तो तुम लोगों को एक चीज़ पूरे क्वेश्चन के दौरान बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जब भी हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, वैसे ये चीज़ आपको मोल कंसेप्ट में भी सिखाई है, बट फिर भी अगर मान लेते हैं आप कभी किसी हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन बर्न होने के बाद CO2 और H2O प्रोड्यूस करता है। अगर उस हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन भी मौजूद है, जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम इथेनॉल को बर्न कर रहे हैं, तो इथेनॉल में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो ऐसे केस में वो भी बर्न होने के बाद आप लोगों का CO2 और H2O ही प्रोड्यूस करके देगा। ऐसा नहीं है कि कुछ और गैस इवॉल्व होगी। हाँ, अगर वहाँ पे नाइट्रोजन होता, सल्फर होता, तो अलग गैस इवॉल्व होती। और अगर तुम्हें याद होगा तो मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने जनरल बैलेंस इक्वेशन भी लिखी है इस तरीके की। ठीक है, जब हम लोग के सैंपल में नाइट्रोजन या सल्फर या फिर कोई दूसरा हेलोजन जैसी चीज़ें मौजूद होती हैं तब। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एयर आपको कितने वॉल्यूम में लगेगी अगर आपको इस इथेनॉल को बर्न करना है। पहली बात तो आप मान के चलिए कि कंप्लीट बर्निंग हो रही है। कंप्लीट बर्निंग के लिए सबसे ज़रूरी है आप बैलेंसिंग कर लो, तो यहाँ आ जाएगा 3O2, यहाँ आ जाएगा 2CO2 और यहाँ पे आ जाएगा 3H2। अब दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, बर्निंग वाले सवालों में यूजुअली जो हम लोगों की हवा रहती है वो एक्सेस क्वांटिटी में होती है, तो ऑब्वियस है कि जो C2H5OH होगा ये आप लोगों का कैसा होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी कि अगर मैं मोल मोल एनालिसिस लगाऊंगी तो मोल मोल एनालिसिस किसके बीच में, मतलब वहाँ पे C2H5OH के मदद से हम लोग O2 के मोल्स निकालेंगे। क्या मुझे C2H5OH के कुछ मोल्स निकालने के बारे में जानकारी दी है क्या? तो दी हुई है। आपको बोल रहा है कि आपके पास 250 ग्राम का क्या है, इथेनॉल है। ठीक है, आपके पास 250 ग्राम का इथेनॉल है। चलो ठीक है, तो सबसे पहली फुर्सत में हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं C2H5OH के। बोलो कितना आ जाएगा, 250 डिवाइडेड बाय इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास। तो कितना होगा इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास, दैट वुड बी 46। अगर तुम्हें मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो तुम चाहते हो तो आंसर पॉइंट में निकाल सकते हो, बट मैं आंसर फ्रैक्शन में रखूंगी। अब इतने मोल्स इथेनॉल अगर तुम्हें बर्न करना है तो साफ साफ दिख रहा है कि इसकी स्टोक्योमेट्री 1 है, इसकी स्टोक्योमेट्री 3 है, तो ऑक्सीजन आपको इथेनॉल के रिस्पेक्ट में ट्रिपल अमाउंट में लग रहा है। तुम चाहो तो सवाल को ओरली भी कर सकते हो, अदरवाइज तुम उसको पूरी तरीके से मोल मोल एनालिसिस के थ्रू, मैं तो अभी डायरेक्टली मुझे दिख रहा है स्टोक्योमेट्री के वाया, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि मोल्स ऑफ O2 आपको इथेनॉल के रिस्पेक्ट में ट्रिपल लग रहा होगा। यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ 750 डिवाइडेड बाय व्हाट, 46, है ना। इतना O2 के मोल्स मुझे लगेंगे। तो तुम बोलोगे कि अगर आपको O2 के मोल्स पता चल गए हैं, सो व्हाट अ बिग डील, PV इक्वल टू nRT को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है बताओ, हम लोगों को टेम्परेचर गिवन क्वांटिटी में दिया है कि देखो इतना डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर रहेगा। हम लोगों को प्रेशर दिया हुआ है 790 mm, और बस आ जाएगा हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ एयर, राइट। हम यही कहेंगे, बिल्कुल आ सकता है, निकालो, लगाओ जरा PV इक्वल टू nRT। तो PV इक्वल्स टू nRT अगर मैं लगाती हूँ तो N आपको कितना दिया हुआ है, O2 के मोल्स, ऑब्वियस है, दैट इज 750 अपॉन में 46।
आर की मैं बात करूँ तो 0.0821, अगर आप ये वैल्यू पुट करते हो बहुत अच्छी बात है, आंसर एकदम परफेक्ट आता है। बट अगर आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के साथ भी अपना काम चला सकते हो तो 1/12 पुट कर लेने में कोई हर्ज नहीं। टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में दिया था 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस को तुम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, आपके कैल्विन में। तो वो कितना हो जाएगा, 273 ऐड कर दोगे तो 308। रही बात प्रेशर की, तो प्रेशर कितना हो जाना है, प्रेशर पे अगर आ जाए तो प्रेशर आपको यहाँ पे देखो कितना दिया है, 790 mm ऑफ Hg। अब ध्यान रखना यही का यही प्रेशर उठा के नीचे पुट मत कर देना। रीजन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो ये 1/12 लेते हैं ना, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है लीटर ATM मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स। यानी कि आप जो प्रेशर लोगे वो प्रेशर आपका किस में होना चाहिए, वो प्रेशर आप लोगों का ATM में होना चाहिए। तो अब मैं ATM में प्रेशर कैसे निकालूं, तो अगर आपके पास 790 mm दिया है, अब डिवाइड कर लो उसको 760 से, आपका आंसर ATM वाला प्रेशर आ जाएगा। अच्छा, 760 से ही मैंने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 1 ATM इज इक्वल्स टू कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है, इसीलिए हम लोगों ने उसको कितने से डिवाइड किया है, 760 से। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करूँ तो मेरे पास फ्रैक्शन देखो किस तरीके का क्रिएट होता है, 750 मल्टीप्लाई बाय 308 मल्टीप्लाई बाय 76 अपॉन में 79 मल्टीप्लाई बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेना कैलकुलेटर से। इतनी O2 वॉल्यूम, इतनी लीटर O2 आपको क्या होनी थी, लगनी थी जब आप क्या करते, इथेनॉल का कंबशन करते। लेकिन क्वेश्चन वाले ने ऑब्वियस है कि इतनी आसान चीज तुम्हारे सामने रखी नहीं है। अब देखो उसने आखिरी में तुम लोगों के सामने एक और कंडीशन रख दी। वो ये कह रहा है कि एयर, अगर आप मान के चलते हो कि आपके पास 100% एयर है, तो उस 100% एयर में 100% O2 मौजूद नहीं होगा, है ना। ऑब्वियस है कि एयर में अदर गैसेस भी होंगी, तो O2 की क्वांटिटी बाय वॉल्यूम वहां पे सिर्फ और सिर्फ कितनी रहेगी, 21% रहेगी। इसका मतलब अगर आप 1 लीटर एयर लेते, 1 लीटर अगर आप एयर लेते, तो उस 1 लीटर का सिर्फ 21% उसके अंदर बोलो क्या होता, आप लोगों के पास क्या होता, O2 होता। ठीक है। यानी कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि एक्चुअली में आपके पास O2 है कितना, तो आप ये कहोगे कि यार ये जो मेरे पास वॉल्यूम निकल के आया है, ये वॉल्यूम तो पूरा का पूरा एयर का निकल के आया है, O2 का थोड़ी ना निकला है, ये वॉल्यूम तो पूरे के पूरे एयर का निकला है। तो इस पूरे के पूरे वॉल्यूम का अगर आप 21% कैलकुलेट करो, तो वो 21% आपको क्या देगा, वहां पे मौजूद O2 की वैल्यू देगा, और आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, इथेनॉल को कंबशन करने के लिए हमको इतना वॉल्यूम ऑफ O2 लगता है। ये कोई गैसियस स्टेट का सवाल नहीं था, बहुत ही आसान सा, छोटा सा, प्यारा सा सवाल था मोल कंसेप्ट का, बस खत्म। अच्छा, अब तुम्हें याद होगा जब हम लोगों ने मोल कंसेप्ट पढ़े थे, तो मोल कंसेप्ट में एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला एक कंसेप्ट पढ़े होंगे, है ना। अच्छा, क्या उस कंसेप्ट को यहाँ हम लोग गैसियस स्टेट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या बिल्कुल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ अगर पुराने चैप्टर्स में पढ़ते हो, तो वो आगे आने वाले चैप्टर में आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे आपको एक सवाल दिया हुआ है कि, अच्छा पहली बात एक और सुन लो कि वीडियो को ना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे फटाफट व्यू कर लेना। रीज़न, मैं क्वेश्चन भी इसी दौरान ही लिख रही हूँ, मैंने पहले से उसको लिख कर नहीं रखा है, तो तुम लोगों का काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर तुम क्वेश्चन की मेरी वर्बल लैंग्वेज सुनने में अपना समय व्यतीत करोगे तो। ठीक है, इसीलिए थोड़ा स्पीड कर लेना उसको और अपने अकॉर्डिंग उसको करना। देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपके पास एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड ऑब्वियस है कि आप लोगों के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉस्फोरस यानी कि P और आप लोगों के फ्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है भैया, बना होगा। अब वो ये बोल रहा है कि आपने इस कंपाउंड का एक सर्टेन वेट लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना वेट लिया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, और इसको आपने कंपाउंड को क्या करना शुरू कर दिया, आपने इसको हीट करना शुरू कर दिया। जब आप इसको हीट करते हो तो हीट करने से होता क्या है, वो ये बता रहा है कि उसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस मौजूद थे, मतलब जो भी चीज़ें मौजूद थी, वो सारी की सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई। बताओ किस में, आप लोगों के गैसियस फॉर्म में।
है ना। अच्छा ठीक है, अब इस काम को करते वक्त क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि मैंने टेम्परेचर 77 डिग्री सेल्सियस रखा और प्रेशर मेरे पास समथिंग जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अब फिर वो ये कह रहा है कि वहाँ से जो गैसेस निकली है ना, उस गैसेस को उसने क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन था, उस कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन से पास करवाया। तो जैसे ही वो कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन से पास करवाता है तो उस गैस के अंदर में जितना भी फ्लोरीन का कंपोनेंट होगा वो सारा का सारा कंपोनेंट किस में कन्वर्ट हो गया, CaF2 में, और आपको उसका वेट दिया हुआ है। अच्छा, अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्वियस है कि उस कंपाउंड का बताना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला ढूंढना। अब हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे ढूंढेंगे, सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ये है, सॉरी उसके अलावा ये क्वेश्चन आपका नॉर्मल सवाल भी नहीं है कि आपको कंपाउंड में फॉस्फोरस का वेट दिया हुआ है, आप 100 में से माइनस कर दोगे और 100 में से माइनस कर देने के बाद आप बता दोगे, डिवाइड करोगे उनके एटॉमिक नंबर से। ये तो सवाल वैसा भी नहीं है, फिर अब क्या करें यहाँ पे। तो सबसे पहले ध्यान से ये देखेंगे कि आपने 0.2325 ग्राम का कंपाउंड, ठीक है, जो कि आपके 378 ml के कंटेनर में था, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया किस में, गैस में। पहली इंफॉर्मेशन तो ये हो गई हम लोगों के पास। और जब वो सारा का सारा गैस में कन्वर्ट हो गया तब प्रेशर इतना मेंटेन था, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ उस दौरान टेम्परेचर कितना था, 77 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी ये प्रोसेस हो रही थी उस पूरी प्रोसेस के दौरान का मेरे पास प्रेशर है, उस पूरी प्रोसेस के दौरान का मेरे पास वॉल्यूम है, उस पूरी प्रोसेस के दौरान का टेम्परेचर है ना, और मेरे पास उस कंपाउंड का वेट है, ठीक है। तो मैं बेसिकली यहाँ से क्या कर सकती हूँ, एक मिनट, रॉबी महाराज आए हैं, क्या हो गया, जाओ नीचे जाओ। तो इस पूरी प्रोसेस के दौरान हम लोग क्या कर सकते हैं, PV = nRT लगा सकते हैं। अगर मैं PV = nRT लगाऊंगी तो मुझे क्या लगता है कि मुझे प्रेशर दिया है, बट वो mm में दिया है। तो तुमको अभी अभी मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया कि आप उसको डिवाइड कर दो 760 से, आपको मिल जाएगा वो ATM में। वॉल्यूम आपको किस में दिया हुआ है, ml में। अब तुम तो जानते हो हम जो R की वैल्यू पुट करते हैं उसमें लीटर वर्ड आता है, तो डेफिनेटली मुझे मेरा वॉल्यूम भी फिर लीटर में ही चाहिए होगा, तो मैंने उसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, = N। N क्या होता है, मोल्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मतलब सॉरी मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मुझे उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, ठीक है, लेकिन हाँ हम यहाँ से उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। R की वैल्यू को मैंने ले लिया है 0.0821। टेम्परेचर 77 डिग्री सेल्सियस दिया था, इसको अगर मैं कन्वर्ट कर लूँगी आपके केल्विन में तो ये हो जाएगा 350 डिग्री केल्विन के आसपास। तो अगर मैं यहाँ से पूरी की पूरी कैलकुलेशन करूँ तो कुछ ना कुछ मेरे पास एक मॉलिक्यूलर मास की, मतलब वो जो गैस है उस गैस के मॉलिक्यूलर मास की क्या निकल के आ जाएगी, वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो मुझे ये कैलकुलेशन कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत लंबा है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 0.0821 और मल्टीप्लाई बाय 350 कितना हो जाएगा, देखो ये वाली चीज़, ये वाला टर्म हो गया आपका 6.6808875, ठीक है। अच्छा, अपॉन में ये कितना आ जाना है, अच्छा इधर 1000 मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है और इधर 760 मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, डिवाइड में 97.3 है और मल्टीप्लाई बाय 378 है, ये आ जाता है 36779.4। अच्छा, अब देखो इतने सारे डेसिमल्स में तो मतलब काम करना बेवकूफ़ी है। आप उसको एक काम करो, मैक्स टू मैक्स 2 डेसिमल तक ले लो, ये बहुत है, ठीक है। मैंने इसको इतने डेसिमल तक ले लिया। अच्छा, अगर मैं इतने डेसिमल तक ले लेती हूँ तो ये चीज़ अब मल्टीप्लाई करके देख लो न्यूमरेटर में क्या क्रिएट हो रहा है। तो न्यूमरेटर में तुम लोगों के पास जो क्वांटिटी आ रही है वो है 5076800 अपॉन में यही 36779.4, ठीक है। इस क्वांटिटी को डिवाइड कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास तो लगता है बहुत तगड़ा आने वाला है, 9.4। अच्छा आया क्वांटिटी 138.03, यानी कि मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरे पास जो मॉलिक्यूलर मास आया है वो कितना आया है, 138 आया है। ये हो गया हम लोगों का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट। बट क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास तो दिया नहीं था,
लेकिन इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी जानकारी दी थी, ये पूरी की पूरी जानकारी से हम लोगों ने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया मॉलिक्यूलर मास। अब आगे पढ़ते हैं। अब वो जो गैस क्रिएट हुई, उस गैस को आप कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन से पास करते हो, और जैसे ही आप कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन से पास करते हो तो सारा का सारा उसके अंदर जो फ्लोरीन था वो CaF2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये सिचुएशन कैसी है? ठीक है, ये आप लोगों का कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। अब तुम खुद सोचो, हमने कंपाउंड को हीट किया था, हमारा कंपाउंड बना हुआ था फास्फोरस से और हमारा कंपाउंड बना हुआ था फ्लोरीन से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब आप कैल्शियम क्लोराइड से उस गैस को पास करोगे तो पास करने से पहले उस गैस के पास फास्फोरस होगा और फ्लोरीन होगा। जब ये गैस इस कैल्शियम क्लोराइड के अंदर एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद जब वो बाहर गई तो बाहर जाने पे आप देखते हो कि आपको CaF2 मिल रहा है। हाँ, यानी कि गैस के अंदर जितना भी फ्लोरीन था 100% फ्लोरीन, ठीक है, ये पूरा का पूरा फ्लोरीन 100% एफिशिएंसी के साथ क्या हो गया बोलो, CaF2 में कन्वर्ट हो गया। फास्फोरस का क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्वेश्चन में दिया भी नहीं है तो मुझे कैसे पता होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा CaF2 में कन्वर्ट हो गया और उस CaF2 का जब हमने वेट किया तो पता चल रहा है कि 0.2631 ग्राम का CaF2 आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, ओके, डन डन। अब ध्यान से समझेंगे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से हम लोग क्या करें। सबसे पहले तो तुम ये देखो कि भले ही तुम्हें CaF2 0.2631 ग्राम मिल रहा है, बट इफ समबडी वुड आस्क यू कि उस CaF2 में फ्लोरीन कितने ग्राम है, क्योंकि CaF2 ऑब्वियस है कि कैल्शियम और फ्लोरीन के मिक्सचर से बना है ना, कैल्शियम और फ्लोरीन के मिक्सचर से बना है। तो अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि CaF2 के अंदर फ्लोरीन कितना है, फ्लोरीन ऑब्वियस है कि यहाँ पे फ्लोरीन F2 के फॉर्मेट में रहा होगा, क्योंकि फ्लोरीन अगर एक गैस है तो गैस F2 वाली रही होगी, जैसे N2O2 वैसी F2। अच्छा, तो बहुत ही सिंपल सा काम है। फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 19, तो F2 का कितना होगा 38। जब आपके पास 38 ग्राम का फ्लोरीन होता तब आपके पास CaF2 बोलो कितना होता, CaF2 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, वो होता 78। अभी आपके पास CaF2 कितना है 0.2631, तो बोलो फ्लोरीन कितना होगा। तो यानी कि मुझे यहां से ये पता चल जाएगा कि जो फ्लोरीन अंदर गई थी उस सोल्यूशन के अंदर जाने वाली फ्लोरीन गैस का वेट कितना है, यहां से मुझे ये चीज पता चल जाएगी। बराबर, यहां से मुझे ये पता चल जाएगा 38 मल्टीप्लाई बाय 0.2631 अपॉन में कितना 78। क्या ये बात समझ रहे हो तुम? क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि सोल्यूशन के अंदर से पास करने के बाद जो वेट मिला, उस वेट का हम लोगों ने क्या किया, उस वेट का हम लोग ये काम कर रहे हैं। इससे हम ये पता लगा रहे हैं कि उस वेट को बनाने के लिए फ्लोरीन कितने परसेंटेज यूज हुई। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि सारी की सारी फ्लोरीन कन्वर्ट हो गई है, मतलब 100% इफिशियंसी। अगर मान लेते हैं इफिशियंसी 80% दी होती तो फिर हम कैलकुलेट करते कि अच्छा इसका 80% ही पैदा हो पा रहा है। ठीक है, तो अच्छा ये पूरी कैलकुलेशन करने पे आंसर आता है 0.128 ग्राम। इसका मतलब आपके पास सोल्यूशन के अंदर जब फ्लोरीन जा रही थी तो बेसिकली वो फ्लोरीन 0.128 ग्राम थी। ठीक है, 0.128 ग्राम थी। और हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जो कंपाउंड लिया, वो कंपाउंड कितने ग्राम लिया 0.2325 ग्राम लिया। ठीक है, 0.2325 ग्राम हमने लिया। अब तुम खुद सोचो, उस कंपाउंड का टोटल वेट 0.2325 है और उसमें से 0.128 ग्राम आप लोगों का किसका है बताओ, आप लोगों के फ्लोरीन का है। तो अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि उसमें फास्फोरस फिर कितने ग्राम रहा होगा, तो हम कहेंगे फास्फोरस इतने ग्राम रहा होगा। यानी कि मुझे क्वेश्चन में फास्फोरस के ना तो वेट दिया था ना तो मुझे फ्लोरीन का वेट दिया था, बट देखो हमने दोनों के वेट निकाल लिए। अब तो तुम तो जानते हो इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने की प्रोसेस क्या होती है। आपके पास जो भी वेट होता है आपको उस वेट को क्या करना पड़ता है बताओ, डिवाइड करना पड़ता है उनके एटॉमिक मास से। तो फ्लोरीन का और फास्फोरस का वेट कितना है, जैसे फास्फोरस का है 0.1045 और फ्लोरीन का कितना है 0.128।
तो इनको हमको डिवाइड करना रहेगा किसके, इनके एटॉमिक मास के साथ। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 लेंगे हम, और फ्लोरीन का कितना लेंगे 19। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मिस्टेक एक स्टूडेंट से ये हो सकती है कि वो ये अज्यूम करके चले कि मैम फ्लोरीन तो गैस है तो वह F2 होगा, तो F2 के अकॉर्डिंग तो फिर वहां पे आपको 38 से डिवाइड करना चाहिए। नहीं, मुझे उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड नहीं करना है, मुझे उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है उस एलिमेंट के, चाहे उसकी एटॉमिसिटी कितनी भी क्यों ना हो। ठीक है। अच्छा, जब हम ये डिवाइड करते हैं, तुम्हें अगर अपना भूतकाल याद होगा तो तुम्हें तुम्हारे भूतकाल से ये चीज पता चल जाएगी कि डिवाइड करने के बाद हमको कुछ पॉइंट्स में आंसर मिलता है। जैसे मुझे यहाँ पे मिल रहा है 0.0033 है ना, और जब मैं 0.128 को डिवाइड करूंगी 19 से तो यहाँ आंसर आ रहा है 0.006। फिर आपको ये डिसाइड करना होता है कि उन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है, उन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है, आपको ये डिसाइड करना होता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये स्मॉलेस्ट है, और जबरदस्ती ना इसको इस डेसिमल तक मत लो, दोनों को 3-3 डेसिमल तक लो। तो तुम्हें तो पता ही है कि जब हमको ये पता चल जाता है कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन सी है उन दोनों डेसिमल में से, तो हम लोगों को स्मॉलेस्ट से दोनों को बेसिकली डिवाइड करना रहता है, ताकि हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो क्या कर सके, कैलकुलेट कर सकें। इसके लिए अभी जो मैं बातचीत कर रही हूँ, ये बातचीत तुमको पूरी समझ में आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुमको पुराने ज़माने का इम्पेरिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। तो 0.003 डिवाइडेड बाय 0.03, तो ये आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा बेसिकली 0.006 डिवाइडेड बाय 0.003, तो ये आ जाएगा आपका 2। तो यानी कि फॉस्फोरस कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, और फ्लोरीन कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। तो बेसिकली इम्पेरिकल फॉर्मूला इज आप लोगों का PF2। बट बात आती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालने के लिए आपको वहां पे N याद होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई तुमसे पूछेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या जवाब देते हो, इम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय दैट N। अब ये N कैसे निकालते हैं, N को निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप वेपर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में निकाल लो, अगर वेपर डेंसिटी दी हुई है तो, अगर नहीं दी हुई है तो आपको कैसे निकालना होता है N की कैलकुलेशंस करने के लिए आपके पास मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब जो भी आप लोगों को क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, वो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको आपको डिवाइड करना होता है इंपेरिकल वेट के साथ। तो मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया नहीं था, बट हमने कैलकुलेट किया था, देखो कितना आया था 138। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 138। इंपेरिकल वेट कितना है, तो इंपेरिकल वेट निकालना पड़ेगा, फॉस्फोरस का 31 और F2 का 38। सो बेसिकली ये आता है 69। तो यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि N की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 2। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P2F4। ये मेरे पास कंपाउंड मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। क्या ये सवाल गैसियस स्टेट का है क्या, ऑब्वियसली नहीं, ये सवाल आप लोगों के गैसियस स्टेट का नहीं है। बट इस सवाल से हमें शिक्षा क्या मिलती है, पुराना कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है, ठीक है ना। और उसके अलावा दूसरी चीज यहाँ पर ये कि अगर आप किसी भी गैस को सोल्यूशन से पास करते हो, और पास करने के बाद अगर आपको मान लेते हैं कोई नया सब्सटेंस मिलता है, और उस नए सब्सटेंस का यदि आपको क्या दिया जाए, वेट दिया जाए, तो आप उस वेट का क्या करोगे। यहाँ से हम लोगों का ये वाला कंसेप्ट अच्छा खासा रिकॉल हो जाता है, ठीक है। चलो अभी नए सवाल में मूव करते हैं। देखो इस सवाल में गिवन विवन सब पढ़ लो, क्या क्या दिया है, कैसा कैसा दिया है। आपको गैसेस का मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, 2 गैसेस मिक्स करके रखी गई हैं, 300 केल्विन पे मिक्स किया गया है उन दोनों गैसेस को, और आपको उस वक्त का प्रेशर दिया हुआ है ना। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताइए उस पर्टिकुलर मिक्सचर में आर्गन का परसेंटेज कितना है। तो देखो बेसिकली हमको परसेंटेज निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हैं। बताओ, तुम मुझे बताओ कि परसेंटेज ऑफ आर्गन निकालना कौन सा बड़ा खेल है। 10वीं कक्षा का बच्चा भी निकाल लेगा अगर उसको ये सवाल 10th क्लास में सिखाया जाता। कैसे, परसेंटेज ऑफ आर्गन अगर आपको निकालना है कि उस मिक्सचर में कितना है, तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड में आर्गन कितनी है, मतलब आर्गन का वेट कितना है, आपको ये पता होना चाहिए। डिवाइड बाय आप उस मिक्सचर के वेट से या फिर टोटल वेट से, और मल्टीप्लाई बाय सिंपली आप क्या कर दोगे वहां पे 100, है ना, यही काम करोगे तो आपको वहां से परसेंटेज ऑफ आर्गन आसानी से निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको 2 गैसेस का मिक्सचर दिया है, एक है आपके पास CH4 गैस और दूसरी है आप लोगों के पास कौन सी गैस, आर्गन।
सबसे पहले तो अपने दिमाग में जो तुम्हारी शैतानी खोपड़ी होती है उसको लेकर ये याद रखना कि गैसेस नॉन रिएक्टिव है ना। आप लोगों की गैसेस नॉन रिएक्टिव, मतलब अगर आप लोगों के पास रिएक्टिव गैसेस होती तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाता फिर कुछ, और ऐसे में अगर प्रोडक्ट बन जाता तो हमारी एक टेंशन ये भी होती है कि अरे यार उस क्वेश्चन में तो CH4 यूज हो गई होगी, अरे यार उस क्वेश्चन में तो आर्गन यूज हो गया होगा, तब कितना बचा। तो हमारी एज सच यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि गैसेस आपकी नॉन रिएक्टिव है, राइट। अच्छा, अब पर से ये जो आपको टेम्परेचर दिया है वो दोनों गैसेस के मिक्सचर का दिया है, आपको जो प्रेशर दिया है वो दोनों गैसेस के मिक्सचर का दिया है, आपको जो डेंसिटी दी है वो दोनों गैसेस के मिक्सचर की दी है। अभी तक जितने न्यूमेरिकल्स हमने कल की क्लास में किए थे, कल की क्लास वाला वीडियो स्टिल अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, वो हो नहीं रहा है, पता नहीं एरर आ रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे उसके बैकअप के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी, मैं आज रात को कर दूंगी समय मिलते बराबर ही, ठीक है। तो तुम ये देखो कि आपने कल जितने भी सवाल किए थे या फिर अभी तक आपने जितने भी सवाल किए उन एक भी सवालों में कहीं पर भी आप लोगों के पास PV इक्वल टू NRT में कहीं पे भी डेंसिटी वाला कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा था। बट इट डजंट मीन्स कि तुमने इससे पहले डेंसिटी वाला कंसेप्ट कभी पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, तुम्हें बताया है कैसे। देखो अभी हम लोग वापस से चीज़ों को पूरा बना लेते हैं। PV इक्वल्स टू क्या होता है, NRT होता है। N को मैं लिख सकती हूँ मास, अपॉन में बोलो क्या आ जाएगा, मोलर मास, इनटू में आ जाएगा R, इनटू में आ जाएगा T, और यहाँ आ जाएगा PV। ओके, अब एक काम कर लेते हैं, वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं मास के नीचे, तो ये हो गया मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू R इंटू T। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, P इंटू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इसको लिख देते हैं P इंटू मोलर मास, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी इंटू R इंटू T। मतलब ये बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, ये रिलेशनशिप हमने पढ़ा है। बट क्या ये रिलेशनशिप आप लोगों के किसी भी काम का है क्या, पहले तो वो सोचो, क्या ये कोई काम का है तुम लोगों के रिलेशनशिप। कैसे, आपको डेंसिटी दी है, आपको R दिया है, आपको T दिया है, आपको प्रेशर दिया है, इससे आपको क्या मिल सकता है, इससे आपको मॉलिक्यूलर मास मिल सकता है। लेकिन वो जो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा वो आपको उन दोनों गैसेस के मिक्सचर का मिलेगा, राइट, उन दोनों गैसेस के मिक्सचर का मिलेगा वो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यूज करके देख लेते हैं इस चीज को भी। प्रेशर दिया है 1 atm, मॉलिक्यूलर मास को मैं चलो m मान लेती हूँ, ठीक है। डेंसिटी आपको कितनी दी हुई है, 0.846 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 846 ग्राम पर लीटर। R आपका वही 0.0821। टेम्परेचर आपको 300 केल्विन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। अब बस देखो मुझे यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 0.846 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई 300, राइट। तो ये कितना आ जाना है, ये आ जाना है 20.83, राइट, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली मान के चलती हूँ 21। यानी कि आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है किसका, CH4 और आर्गन की गैसेस के मिक्सचर का। जब तुमको मोल कंसेप्ट पढ़ाए थे तब तुमको एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने का कंसेप्ट सिखाया गया था। अरे चलो मोल कंसेप्ट याद नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, जब तुम लोग 9वीं कक्षा में थे, जब तुमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था तब भी तुम लोगों ने बेसिकली ये वाला काम किया था, है ना, कि आप लोग कैसे निकालते हो मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, तो अभी जब मुझे मोलर मास किसका मिल चुका है, गैसेस के मिक्सचर का मिल चुका है, तो ऐसे में अब मैं उसमें 2 गैसेस इन्वॉल्व हैं बराबर। अब मैं कैसे निकालूं बताओ। तो अब कुछ कंसेप्ट्स का प्रयोग यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ेगा। अब वो क्या कंसेप्ट से देखते हैं, थोड़ा ट्राई। अब हो सकता है एक स्टूडेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर ले, ठीक है, हो सकता है एक स्टूडेंट इसको दूसरे तरीके से भी कर ले। वो डिपेंड कि आप कौन से तरीके को यूज करते हो, डिपेंड आप कौन से तरीके को यूज करते हो आप पे रहता है। अब जैसे मान लेते किसी की खोपड़ी चली होती कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से करूंगा जैसे कि मैंने अभी किया है, फिलहाल रॉ अटेम्प्ट है। अभी जैसे मैं मान लेते हैं यहाँ पे तुम लोगों के सामने इस पर्टिकुलर सवाल में मान के चलते हैं मैं अटक गई। अब मैं क्या करूं, मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का निकाल तो लिए हैं, अब मॉलिक्यूलर मास निकाल लेने के बाद अब आगे कैसे बढ़े, इसका आगे का अब क्या करना है, ये तो पूरी गाड़ी हम लोगों की अटक गई। तो अगर मान लेते हैं कुछ लोगों का दिमाग इस तरीके से चलता है कि आप मान लो मैडम
कि वहाँ पर जो हीलियम थी उस पर्टिकुलर मिक्सचर में हीलियम का परसेंटेज मान कर चलते हैं एक्स है। हीलियम मान लेते हैं आपके पास कितने परसेंटेज दी हुई है, एक्स परसेंटेज दी हुई है, मान कर चलते हैं। कई लोगों का मानना हो सकता है कि आप एक्स परसेंटेज मान लो। अगर मैं एक्स परसेंटेज हीलियम को मान लूंगी तो उसके अच्छा हीलियम नहीं है, सॉरी, यहाँ पे कौन है, आर्गन है, राइट। अच्छा, अगर मान लेते हैं, फिर मेरे को अभी ध्यान में आया कि CH4 फिर कितना होगा, तो वहाँ पे CH4 होगा 100 माइनस एक्स परसेंटेज। ये मेरे को एक इंफॉर्मेशन मिल गई परसेंटेज के टर्म्स में। तो अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो मैं ये लिख सकती हूँ एक्सप्रेशन 21 इज इक्वल्स टू आर्गन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, अगर तुम्हें याद हो तो बचपन का 18 बराबर यही होता है। आर्गन का मोलर मास 18 नहीं, इसका होता है 40, ठीक है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय बोलो कितना, x, प्लस में कितना आ जाएगा 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय CH4 का कितना 16 अपॉन में वो तो परसेंटेज है यानी कि 100 आ जाएगी ये चीज़। तो ये कितना हो गया 2100, कितना आ जाना है 40x, ये कितना हो जाना है प्लस आपका 1600 और माइनस में कितना है 16x अपॉन में कितना है ये 100। अच्छा 100 तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, सॉरी। तो 1600 को मैं उधर माइनस में लेके चली गई, तो ये हो गया आप लोगों का 500 और 40 में से 16 चला गया, तो यहाँ पे ये बच जाएगा आपके पास कितना 24x। अब बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। इस डिवाइड करने से मुझे ये बेसिकली पता चल जाएगा कि x की वैल्यू कितनी है, जो कि आएगी 20.8 के आसपास, जिसको अगेन मैं कितना अज्यूम कर सकती हूँ 21% अज्यूम कर सकती हूँ कि मेरे पास जो मेरा x था वो x कितना परसेंट, मतलब जो आर्गन है वो आर्गन कितने परसेंटेज है मिक्सचर में, आर्गन मेरे पास कितना परसेंटेज है बताओ, आर्गन मेरे पास आपका 21% है। ये एक नॉर्मल इस तरीके का सोच हो सकता है एक इंसान का, और वो इस सोच के अकॉर्डिंग अपने अटेम्प्ट को आगे कंटिन्यू कर लेगा। अब दिक्कत ये है कि इस पूरे में मैंने जो ये कंसेप्ट लगाया है, ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, ये कंसेप्ट तो हम तब इस्तेमाल करते हैं बेसिकली जब हम लोगों को क्या दिया होता है, आइसोटोप्स दिए होते हैं। तुम्हें याद होगा यही सेम चीज़ें हम लोग किसके लिए यूज़ करते थे, आइसोटोप्स के लिए यूज़ करते थे, याद आ रहा है? हाँ, तो बस वही सेम चीज़ें हैं। क्या दिक्कत है, हो गया सवाल डन। हो सकता है कि इस तरीके से आप ना करो, आप कोई दूसरा तरीका में भी यूज़ करो, तो वो भी वेल एंड गुड है। तो जैसा भी करो आंसर तो आ ही जाना एक ही। तो ये इतना परसेंटेज आ गया है, अगर मेरे से अभी कोई कैलकुलेशन एरर नहीं हुई है तो, ठीक है। ये तुम्हारा इसका फाइनल आंसर है, डन। एक्स हमने किसको माना था, आर्गन को माना था। तो मिक्सचर में मेरे पास आर्गन कितने परसेंटेज है, 21% है। अगर मीथेन का परसेंटेज पूछेंगे तो तुम वो भी निकाल लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके पास एक फ्लास्क दिया हुआ है, उस फ्लास्क में आप लोगों ने क्या भर के रखी है, हवा भर के रखी है। अभी हवा भरे हुए फ्लास्क को तुम क्या करते हो, हीट करते हो, और हीट करते करते आप उसके टेम्परेचर को कहाँ तक पहुँचा देते हो, 400 केल्विन तक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सील्ड। जब भी आप गैसियस स्टेट्स के न्यूमेरिकल करो या जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल करो, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ दिमाग में लानी है कि आपका जो भी कंटेनर है, जब भी आप उसको हीटिंग कर रहे हो, तो उस हीटिंग की प्रोसेस के दौरान वो आपका क्लोज्ड है कि वो ओपन है। क्योंकि अगर वो कंटेनर आपका ओपन होगा तो वॉल्यूम फिर कांस्टेंट नहीं होगा। अगर वो चीज़ क्लोज्ड है तो ऑब्वियस है कि उसका फिर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे कि आपने हीट किया और हीट करने के बाद आपने उसको 400 केल्विन तक लेके गए, फिर आपने उसको 300 केल्विन तक ठंडा नहीं किया, मतलब पहले गर्म कर रहे हो और बाद में आप उस कंटेनर को कूल डाउन कर रहे हो। कूल डाउन करने के बाद आप क्या कर रहे हो, आप उस कंटेनर को जाके पानी में डुबकी लगवा दे रहे हो कि जा भैया कंटेनर उस पानी में जाके तो डुबकी लगा ले। तो जब आप उस कंटेनर को पानी में डुबकी लगवा रहे हो तो उससे हो क्या रहा है कि उस पूरी प्रोसेस के दौरान जब आप उसको उठाते हो, पिक अप करते हो, तो 80 ml ऑफ वाटर वॉज सक्ड इन, मतलब उस फ्लास्क के अंदर में 80 ml का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, चला गया।
अब आपको बेसिकली ये बताना है कि इनिशियल वॉल्यूम उस पानी जाने से पहले उस फ्लास्क का कितना रहा होगा। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। ये आपका T1 हो गया और ये आप लोगों का T2 हो गया। ये दो चीज़ें तो मुझे वैसे ही समझ में आ गई। अब बाद में यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपने उस कंटेनर के अंदर में हवा भरी हुई थी, ठीक है। अच्छा ये तो मैं भूल ही गई, मैं तो सोच रही थी कि मेरा जो फ्लास्क है वो फ्लास्क कैसा है, खाली है, बट नहीं, जो कंटेनर था उस कंटेनर के अंदर हवा थी। द फ्लास्क वॉज देन इमर्स्ड इन वाटर बाथ, मतलब बेसिकली आपने फ्लास्क को कहाँ पे जाके फेंक दिया, एक पानी के अंदर फेंक दिया, ठीक है। एक मिनट। एंड पिक्ड अप, और उसके बाद आप जब उसको उठाते हो तो 80 ml का पानी उसके अंदर में सक्ड इन हो चुका है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क कितना है। तो देखो यार, यहाँ पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं रहने वाला, क्योंकि ऑब्वियस है कि वॉल्यूम उस कंटेनर के अंदर घुस रहा है, ऐसा वो क्वेश्चन वाला कह रहा है ना। तो ऑब्वियस अगर वॉल्यूम उसके अंदर घुस गया है तो इसका मतलब वॉल्यूम तो ज़रूर कांस्टेंट रखा गया नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन एक ओपन फ्लास्क है, ठीक है। ये एक ओपन फ्लास्क का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला नहीं है बट ये ओपन फ्लास्क का क्वेश्चन है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। अगर क्लोज कंटेनर का होता तो वॉल्यूम कैसे चेंज होता, फिर पानी अंदर कैसे जाता। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन के दौरान प्रेशर आपका बेसिकली कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा टी के, फॉर्मूला बनेगा V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू फॉर्मूला आएगा V2 अपॉन में कितना, T2। तो V1 मुझे नहीं पता, मान लेते हैं V वॉल्यूम आपके उस फ्लास्क का था। टेम्परेचर इनिशियली जो आप लोगों के पास था वो कितना था बताइए, वो आप लोगों का 400 केल्विन है। अच्छा V2 यानी कि नेक्स्ट वॉल्यूम। तो अब आप लोगों के पास जो नेक्स्ट वॉल्यूम है वहाँ पे वो क्वेश्चन ना थोड़ा सा ठीक से बोल नहीं रहा है, सक्ड इन बोल रहा है। मतलब 80 ml का जो पानी है वो कहना ये चाह रहा है, ठीक है। तो आपका जो 80 ml का वाटर उस कंटेनर के अंदर घुस गया। अच्छा अब देखो, अगर मान लेते हैं कंटेनर के अंदर 80 ml का पानी घुस जाएगा तो वो जो गैस है जो पहले से उस कंटेनर के अंदर मौजूद थी उसको अपना वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, राइट। अच्छा ऐसा तो होगा नहीं ना कि V+80, क्यों, क्योंकि कोई बलून तो है नहीं कि एक्सपैंड हो जाएगा। वो एक कंटेनर है। अगर वो एक कंटेनर है मतलब रिजिड है, अगर वो रिजिड है तो उसका एक कांस्टेंट फिक्स्ड वॉल्यूम रहा होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा ऊपर नीचे, तो उसका वॉल्यूम आपने क्या है, फिक्स रखा है। तो इसका मतलब अगर 80 ml का पानी बेसिकली अंदर जा रहा है तो आपका जो हवा है वो उसके अंदर हवा की क्वांटिटी क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। और आप जब भी ये PV = nRT वाली इक्वेशंस लगाते हो, यहाँ पे आप जो V यूज करते हो वो किसका V रहता है, वो गैस का V रहता है, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर भी किसके लिए बात कर रहे हैं, गैस के लिए ना। मतलब अब आपके जो गैस उस कंटेनर के अंदर है उस गैस के पास VmL वॉल्यूम अब नहीं रहा, उसके पास V-80 का वॉल्यूम होगा। क्योंकि हम लोगों को ये जो फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं, इन फॉर्मूले में हम जो वॉल्यूम यूज करते हैं वॉल्यूम गैस का यूज करते हैं। अब किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि V+80 क्यों नहीं आया वहां पर। बस अब तुम इसको सॉल्व कर लो। तो जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 300V - 400V इज इक्वल्स टू, बोलो कितना हो जाएगा, -3200। सो बेसिकली V की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 32। इसका मतलब आपने जो इनिशियली वॉल्यूम लिया था वो वॉल्यूम आपके कंटेनर का पहले कितना था, मात्र इतना था, 32। देख लो यार, कोई कैलकुलेशन एरर हो गई है शायद। ओके यहाँ पे 3 0 चाहिए, सॉरी। तो ये 320 ml आप लोगों के कंटेनर का पहले वॉल्यूम था, ठीक है। अच्छा अब इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक और दूसरे फॉर्मेट में भी देखो पूछा जाता है, परसेंटेज ऑफ एयर एस्केप्ड टू द एटमॉस्फेयर। अब ये सवाल देखो यहाँ पे कैसे क्रिएट हो गया। जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि कंटेनर के अंदर यदि 80 ml का पानी जा रहा है
तो ज़रूर कंटेनर के अंदर से एयर बाहर गई होगी, तभी तो 80 ml के वाटर को जगह मिली है। अब वो आपसे बेसिकली बस इतना पूछ रहा है कितनी परसेंटेज ऑफ एयर एस्केप आउट हुई। तो पहले आपके कंटेनर का वॉल्यूम कितना था, 320 ml था। यानी कि इससे मुझे ये पता चल गया कि पहले मेरे पास एयर कितने ml की थी, 320 ml की एयर उसके अंदर थी, 320 ml की एयर उसके अंदर थी, और अभी 80 ml वाटर अंदर आ गया। यानी कि अगर मैं ऐसी बात करूं कि इनिशियली एयर आपके पास कितने ml थी कंटेनर के अंदर, तो आप कहोगे 320 ml एयर थी। और अब कोई पानी के अंदर आने के बाद अब एयर आपके पास कितने ml की बची, तो आप उसमें सिंपली क्या जवाब दोगे कि वहाँ पे 260 ml की आपके पास एयर बची। तो बेसिकली कितनी एयर आपकी बाहर गई, जितना पानी अंदर आया होगा उतनी ही ml की एयर आप लोगों की क्या हुई होगी, बाहर गई होगी। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि परसेंटेज ऑफ एयर कितनी बाहर गई, तो आप वहाँ पे सिंपली उसको क्या कह सकते हो जवाब देकर कि 80 डिवाइड बाय आप कर लो 320 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये चीज़ कितनी हो जानी है, 8 1 ज़ा 8 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका जितना भी आए आंसर कैलकुलेशन कर लेना 100/4, यानी कि बेसिकली 25% एयर आपकी एस्केप आउट हो चुकी है बाहर। तो ये इस तरीके का सवाल है। अब इस पूरे सवाल में जो वर्ड है सील्ड, वो सील्ड वर्ड एक स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकता है कि अरे आप क्वेश्चन में तो सील्ड लिखा था, फिर तो वॉल्यूम बराबर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ तो वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट आपको दिया नहीं है, फिर अब क्या करें। ये बस एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट हो सकता है, अदरवाइज इस सवाल में कोई और कंफ्यूजन तो जहाँ तक मुझे ही लगता होगी। एक ये सवाल देखो हम लोग करते हैं, बस अभी 1 या 2 सवाल और करेंगे, बाकी के सवाल फिर अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में ले लेंगे थोड़े बहुत, और न्यूमेरिकल्स पार्ट 3 बनाकर एक और, ठीक है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपके पास 12 ग्राम का एक मिक्सचर है हीलियम और मीथेन का। अरे वाह, ये तो वही आर्गन और मीथेन वाले के जैसा हो गया। वॉज टेकन, यहाँ पे वॉज नहीं है, वॉज टेकन इन अ कंटेनर एंड टू द मिक्सचर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वॉज एडेड एट द सेम टेम्परेचर। मतलब नाउ अगर मैं बात करूँ तो आपके कंटेनर में हीलियम है, आपके पास मीथेन है, आपके पास ऑक्सीजन है। हे भगवान, यहाँ पे 3 गैसेस आपके कंटेनर में मौजूद है, ठीक है। द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर इंक्रीज टू अ फैक्टर ऑफ 7/6। मतलब कि अगर मैं बात करूंगी कि इनिशियल प्रेशर अगर P था, तो अब जो फाइनल प्रेशर है वो 7/6 टाइम्स ऑफ क्या हो चुका है, इनिशियल प्रेशर हो चुका है। वो ये कहना चाह रहा है, ये देखो साफ साफ, व्हाट वाज द वेट परसेंटेज ऑफ मीथेन इन द ओरिजिनल मिक्सचर। एग्जैक्टली वही सेम सवाल है कि बताइए वेट परसेंटेज मीथेन का कितना था। तो पिछले वाले क्वेश्चन में कम से कम मैं मॉलिक्यूलर मास का एवरेज तो निकाल पा रही थी, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास तो मैं निकाल पा रही थी। अब यहाँ कैसे करेंगे, तो अब देखो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है आप लोगों के पास कि सब करें कैसे। 2 मिनट, इसमें कहीं भी देखो टेम्परेचर का जिक्र नहीं हो रहा है ना, और इसके अलावा इसका मतलब सेम टेम्परेचर बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम कम से कम ये तो मान सकते हैं कि टेम्परेचर बराबर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा अब आगे और क्या कंसेप्ट का इस्तेमाल तुम यहाँ पे कर सकते हो। प्रेशर को आपने इंक्रीज कर दिया है। रही बात वॉल्यूम की, तो मैं वॉल्यूम के बारे में यहाँ देखो कुछ कमेंट नहीं करना चाह रही हूँ, है ना, क्योंकि आप कुछ कह नहीं सकते यहाँ वॉल्यूम को लेकर कि क्या सिचुएशन रही होगी, कैसे क्या। ये सही नहीं है, वॉल्यूम के बारे में भी हमको कुछ नहीं दिया हुआ है। अच्छा, फिर अब क्या करें इसमें। तुम लोगों ने अभी एक चैप्टर है आप लोगों का सॉल्यूशन एंड कोलोकेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें लॉ है एक, वो लॉ आपने एक्चुअली अभी पढ़ा नहीं है, तो उस लॉ के बिना इसको मैं कैसे करवा दूँ तुमको। ठीक है, देखते हैं, करते हैं कोशिश। देखो सबसे पहले टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, आप ये मान के चलो, और दूसरी बात वॉल्यूम के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया है, तो आप ये भी मान के चलो कि यहाँ पे वॉल्यूम बराबर क्या है, कांस्टेंट।
अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम ये दोनों एंटाइटीज़ को मैं कांस्टेंट रख दूं तो मैं कम से कम ये कंसेप्ट लगा सकती हूँ कि आपका जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल्स के, यानी कि फॉर्मूला होगा P इनिशियल अपॉन N इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल अपॉन में N फाइनल। ये हम लोग एटलीस्ट लगा सकते हैं यहाँ से, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर तुम लोगों को दिया क्या है, क्या इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है क्या? इनिशियल प्रेशर नहीं, इनिशियल प्रेशर भी नहीं दिया हुआ है, बस इतना बोला है कि ये कंडीशन। तो अच्छा, इस कंडीशन से कम मुझे ये पता चल गया कि P इनिशियल बाय P फाइनल वुड बी 6/7, है ना। तो P इनिशियल, अगर मैं इसको ऐसे अरेंज कर लूँ, P इनिशियल बाय P फाइनल इक्वल्स टू N इनिशियल बाय N फाइनल, तो यहाँ से P इनिशियल बाय P फाइनल कितना है, 6/7 है। तो मेरे पास यहाँ से N इनिशियल बाय N फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/7। कम से कम इतनी जानकारी तो मुझे मिल गई। अब N इनिशियल मतलब ऑक्सीजन के ऐड करने से पहले कितने मोल्स थे, राइट। N इनिशियल का मतलब ऑक्सीजन के ऐड करने से पहले कितने मोल्स थे। तो अब इसको कैसे करें कि ऑक्सीजन के ऐड करने से पहले कितने मोल्स थे। ऑक्सीजन के ऐड करने से पहले मेरे पास दो चीज़ें थी, एक मेरे पास CH4 था और दूसरा मेरे पास हीलियम था, और इन दोनों का टोटल वेट 12 ग्राम दिया था। मान लो उसमें से CH4 x ग्राम है, तो हीलियम कितने ग्राम रही होगी, 12 - x। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इस x ग्राम के कितने मोल्स, तो तुम बोलोगे x/16 मोल्स। कोई तुमसे पूछेगा इस 12 - x के ग्राम के कितने मोल्स, तो तुम जवाब दोगे 12 - x/4 मोल्स। तो अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि बताओ इनिशियल मोल्स बराबर कितने, तो हम बोलेंगे x/16 प्लस 12 - x/4, ये टोटल मोल्स। मोल्स एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, आप उनको ऐड कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हो तो x/16 12 × 4 कितना, 48 - 4x अपॉन में 16। तो ये हो जाएगा 48 - 3x अपॉन में 16, ये मेरे पास इनिशियल मोल्स। अब हमने उसके अंदर क्या ऐड कर दी, ऑक्सीजन ऐड कर दी। ऑक्सीजन कितने ग्राम ऐड किए हो, 8 ग्राम ऑक्सीजन तुम यहाँ पे ऐड किए हो। तो अब मान लेते हैं मतलब आफ्टर एडिंग ऑक्सीजन आपको अगर कोई ये पूछेगा कि आपके पास अब टोटल मोल्स फाइनल कितने हैं, तो देखो रिएक्शन तो हुई नहीं है गैसेस के बीच में, तो जो मोल्स पहले से थे, कौन से, x/16 पहले से था, 12 - x/4 पहले से था, तो उन्हीं में जाकर आपकी 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगी। तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2, तो O2 आप लोगों के पास कितना होता है, 32, यानी कि 1/4, राइट, A 1/4। अच्छा, ये वाली क्वांटिटी कितनी थी बताओ, ये वाली हम लोग निकाले थे 48 - 3x अपॉन में 16, है ना, और प्लस में ये कितना आ गया, 1/4, यानी कि आपको N इनिशियल पता चल गया, N फाइनल पता चल गया। इन दोनों का रेशियो लेना है। अच्छा, N इनिशियल कितना है, 48 - 3x अपॉन में 16, N फाइनल कितना है, 48 - 3x अपॉन में 16 प्लस 1/4, और इनका रेशियो है 6/7। आप रेसिप्रोकल कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होकर आपको मिलेगी। ये देखो, ये ऐसी 1/4 और ये 48 - 3x/16 इक्वल टू 7/6। तो ये वाली क्वांटिटी तो कट गई, उस तरफ मैं भेज भी देती हूँ इसको। तो ये 1/4 × 16 अपॉन में 48 - 3x इक्वल्स टू 7/6 - 1, बराबर समझ रहे हो। ये हो गया आपकी कैलकुलेशन वाइज, ये हो जाएगा 4 अपॉन 48 - 3x इक्वल्स टू 1 कितना, 6, ठीक है। तो ये हो जाना है 24 इक्वल्स टू 48 और -3x, तो 24 में से 48 क्या, यानी कि -24 इक्वल टू -3x, x इक्वल्स टू बोलो कितना, 8। अब x मैंने किसे अज्यूम किया था, मैंने x मीथेन को अज्यूम किया था, यानी कि 12 ग्राम का जो मेरे पास मिक्सचर दिया हुआ था मीथेन का, है ना, और हीलियम का, उसमें से 8 ग्राम मेरे पास क्या है, मीथेन है, और 4 ग्राम ऑब्वियस है वहाँ पे क्या होगी, हीलियम होगी। अब क्वेश्चन में मुझसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में मुझसे पूछा था व्हाट वाज द वेट परसेंटेज ऑफ मीथेन इन द ओरिजिनल मिक्सचर, वेट परसेंटेज, हाँ।
तो वेट परसेंटेज अगर मुझे मीथेन का निकालना है तो कैसे निकालूंगी, 8 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो 2/3 जो भी है आपका, यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 3 6 18, यानी कि 66.6% के आसपास आप लोगों के पास मीथेन आपके ओरिजिनल मिक्सचर में दी हुई है। तो तुम ये देखो कि सवाल पुराने वाले सवाल के जैसा तो कतई नहीं था, बट क्या सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। तो इस टाइप के सवालों की तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा होगा। अब एक और हम लोग मिक्सचर वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि आपके पास, एक मिनट, ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक करवा लिया ना, हाँ ये मैंने करवा लिया है शायद, अच्छा नहीं करवाया है, ओके। यहाँ पे बस एक थोड़ा सा चेंज करना है, सर्टेन की जगह यहाँ पे आपको 5 ग्राम वाली वैल्यू थोड़ी सब्सटीट्यूट करनी है। देखो यहाँ पे मिक्सचर दिया हुआ है हीलियम का और आर्गन का, अच्छा लिखा हुआ था ऑलरेडी 5 ग्राम, सॉरी, जो कि 10 लीटर का वॉल्यूम 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पे ऑक्यूपाई करता है। अरे वाह गजब, ये तो वही वाला सवाल है, पिछले केस में हमको डेंसिटी दी थी तो हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए थे, बताओ, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं दी है, तो यहाँ तो हम सीधा सीधा PV इक्वल टू NRT से मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, तो और भी अच्छा है। तो लगा दो PV इक्वल्स टू NRT, प्रेशर आपको कितना दिया है 1 atm, वॉल्यूम आपको दिया है 10 लीटर, मोल्स की जगह लिखेंगे मास बाय मोलर मास, यहाँ से जो मोलर मास मिलेगा वो मिक्सचर का मिलेगा, इनटू में आर ले लेते हैं 1/12। अच्छा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कैल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 298 कैल्विन होता है ये चीज़, ठीक है। अच्छा 12 2 24 के बाद, अच्छा यार परफेक्टली कट तो नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, कटे ना कटे क्या दिक्कत है। यहाँ से मुझे मोलर मास मिल जाएगा मिक्सचर का, कितना हो जाएगा बताओ इस मोलर मास की वैल्यू। तो ये हो गया 5 1 ये हो गया 5 2, तो न्यूमरेटर में आएगा 298 और डिनोमिनेटर में आएगा 24। तो 298 को सिंपली 24 से डिवाइड करना है, चाहो तो तुम फ्रैक्शन में रख दो या चाहे तो डिवाइड कर लो। तो 24 1 24, 5 बच जाएगा, यानी कि 58 के लिए 48, ये 12.4 के आसपास मॉलिक्यूलर मास आपको मिक्सचर का मिला। अब मैं अज्यूम करके चलती हूँ कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मेरे पास हीलियम है, हीलियम को मैं कितना परसेंट मान लेती हूँ, X%, और जो एर्गन है वो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 माइनस X%। तो अगर मैं वही पुराना कंसेप्ट लगाऊं तो 12.4 इज इक्वल्स टू X मल्टीप्लाई बाई हीलियम का वजन कितना होता है भैया 4, है ना। अच्छा, प्लस में 100 माइनस X, एर्गन का तभी लास्ट टाइम बताए थे कितना होता है 40, डिवाइडेड बाय बोलो कितना 100, तो ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1240 इक्वल्स टू 4x माइनस में 40x और प्लस में कितना 1 2 3, ये ठीक है। अच्छा, ये 4000 को 1240 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा ये चीज़ आपके पास, ये 2000 के पास आ जाएगी, -2760, और ये आ जाएगा -36x। तो यहाँ से x मेरे पास कितना आ जाता है आप लोगों का 76%, 76.6%, यानी कि मेरे पास x यानी कि कौन, हीलियम उस पर्टिकुलर मिक्सचर में कितना है 76% है। और अगर मैं हीलियम को 76% मान के चल रही हूँ तो ऑब्वियस है कि मेरे पास एर्गन फिर कितना परसेंटेज होगा 25% होगा, बस 25 मतलब रफ मान लो 24 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन में पूछा भी क्या गया था, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इन मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज में कंपोजिशन मिक्सचर का पूछा है। तो हम लोगों ने सारी जानकारी दे दी कि इतना 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 रहेगा, बस खत्म हो गई कहानी हम लोगों की, ठीक है। तो ये तुम लोगों के मिक्सचर वाले को सवाल थे, और बाकी अब तो मेरे हिसाब से मिक्सचर वाले सवालों में तुम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए होगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो एक तो ना फ्लास्क वाला क्वेश्चन करेंगे, मतलब 2 कंटेनर होते हैं, 2 फ्लास्क होते हैं, दोनों फ्लास्क की गैसेस को मिक्स करना अलाउ करते हैं, और एक हम लोग करेंगे लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ हॉट बलून्स, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स के हमारे रहेंगे, इनके मैं सेपरेट अलग अलग छोटे छोटे 2 वीडियोस बना के दूंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग मतलब मूव करेंगे कल के बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। तो ये तुम लोग, अच्छा डाल्टन्स लॉ के प्रेशर वाले टॉपिक में जाने से पहले हम लोगों को बैरोमीटर
या फिर बेसिकली आप लोगों का जो प्रेशर नापने की यंत्र होता है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल से बातचीत करनी है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको यहाँ रोकते हैं, और इन केस अगर कोई डाउट रहे या कुछ गलती हुई हो में से कैलकुलेशन में या कहीं पे भी हो जाती कभी कभी, तो वो चीज़ तुम बताना। ठीक है, कि यहाँ पे देखो ये चीज़ इस तरीके से गलत हो गई है, इसको ठीक करने की नीड है। ठीक है, क्योंकि हो जाता है कैलकुलेशन एरर, उसमें मैं क्या कहूँ, राइट। अच्छा, तो अभी इसको ओवर करते हैं, और जो कल का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है उसको मैं अभी क्विकेस्ट रात